चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे भूगोल विषय का। किसका? भूगोल। और भूगोल को देखिए दो सेक्शन में बांटा जाता है। एक होता है विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। तो आज चर्चा होगी विश्व के भूगोल के बारे में। किसके बारे में? विश्व के भूगोल के बारे में। भूगोल है क्या? तो भूगोल एक क्या है बाबू? विषय है, ठीक है ना, जिसका रिश्ता बहुत सारे विषयों के साथ होता है। इसका रिश्ता आपका भौतिकी के साथ है, रसायन शास्त्र के साथ भी है, फिर आपका इसके गणित के साथ भी इसका रिश्ता होता है। कहने का मतलब है कि अगर भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें भौतिकी में भी इसका प्रयोग है और किसमें? गणित में भी इसका प्रयोग है। चलिए अब समझते हैं भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है, भू जोड़ गोल। भू मतलब होता है आपका भूमि, क्या होता है? भूमि। और गोल है यानी अब इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे, भूमि का अध्ययन। तो भूमि का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल। चलिए तो भूमि के अध्ययन का मतलब, भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं आपके पहाड़ हैं, पर्वत है, मैदान है, नदियां हैं, इन सब का अध्ययन करना है। तथा पृथ्वी के जो अंदर हैं जैसे मैग्मा हैं, कई तरह के धातु हैं, अधातु हैं, तत्व हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करना होता है। किनमें? भूगोल में। चलिए तो भूगोल को पहले तो समझते हैं भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया इरेटोस्थनीज के द्वारा, यानी भूगोल शब्द दिया गया किनके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। लेकिन भूगोल को एक विषय के रूप में विस्तारित करने का काम किनके द्वारा किया गया? हिकैटियस के द्वारा। तो देखिए किसी भी विषय को जो विस्तारित करते हैं उनको जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? जनक। तो भूगोल का जनक किन्हें कहा गया? हिकैटियस। हालांकि भूगोल शब्द दिया गया इरेटोस्थनीज के द्वारा, लेकिन भूगोल का जनक यानी इनको विस्तारित पूर्वक लोगों के बीच पहुंचाने का काम किनके द्वारा किया गया था? हिकैटियस के द्वारा। इसीलिए भूगोल का पिता किन्हें कहा गया है? हिकैटियस को। जैसे हम लोग जानते हैं भौतिकी का पिता किन्हें कहा गया है? न्यूटन को। और तब एक सवाल बनता है कि भारत का न्यूटन किन्हें कहा गया है? तो जान ले, भारत का न्यूटन, थोड़ा सा विषय से आगे कुछ जानकारी दे देते हैं। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा गया है। किन्हें कहा गया है? ब्रह्मगुप्त को। अब देखिए ब्रह्मगुप्त को इनके न्यूटन क्यों कहा गया इनको भाई? तो देखिए जैसे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण क्या है कि बाबू पृथ्वी किसी वस्तु को और एक पावर के साथ, एक शक्ति के साथ अपनी ओर खींचती है। उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले इस बात को बताया था कि पृथ्वी में कोई तो ताकत है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उन्होंने उस ताकत के बारे में जानकारी नहीं दी थी। लेकिन न्यूटन साहब ने इसके बारे में जानकारी दी कि किस कारण से कोई भी वस्तु पृथ्वी को आ जाती है। उन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण। तब जाकर के इन्हें क्या कहा गया? भौतिकी का पिता। किन्हें? न्यूटन को। और भारत का न्यूटन कहा गया ब्रह्मगुप्त को। ये चीजें जानना जरूरी है। तब देखिए अब आते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। भूगोल का जनक किन्हें कहा गया है? हिकैटियस। हमने कहा है कि भूगोल को अन्य विषयों के साथ भी तुलना की जाती है। अब देखिए वर्तमान भूगोल का जनक, एग्जाम में प्रश्न यही सबसे रहता है ज्यादातर। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट हैं। कौन है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। फिर उसके बाद है व्यवस्थित भूगोल, यानी भूगोल को व्यवस्थित करने का काम किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थनीज के द्वारा। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया है किनको? इरेटोस्थनीज को। भौतिक भूगोल का फिर जनक है तो इनको किन्हें कहा गया है? पॉलिडोनियम को। भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियम। फिर है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा गया कार्लोस सावर को। फिर है गणितीय भूगोल का जनक है थेल्सवम अनेक्जिमेंडर। उसके बाद है मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर। मानव भूगोल का जनक कौन है बाबू? कार्ल रिटर। देखिए अब भूगोल में हम लोग जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के अध्ययन करने के दौरान हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? मानचित्र मतलब नक्शा। किसी भी जगह का अगर हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे तो नक्शा बहुत जरूरी है। जैसे जमीन का आजकल सर्वे चल रहा है, तो जमीन के सर्वे के लिए क्या चाहिए? मैप चाहिए, नक्शा चाहिए। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, नक्शा बहुत जरूरी है। तो नक्शा से ही हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं? पृथ्वी के बारे में।
किसके बारे में? पृथ्वी, क्योंकि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन करना है। तो देखिए, मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति, मानचित्र बनाने वाले, वही विश्व का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति अनेक्जीमेंडर थे। कौन थे बाबू? अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर थे। फिर बाबू अनेक्जीमेंडर साहब ने क्या किया? विश्व का पूरा नक्शा बनाया, मानचित्र बनाया। फिर मानचित्र को लोगों के अध्ययन के लिए पृथ्वी का रूप देने का काम, मतलब ग्लोब का निर्माण। किसका निर्माण? ग्लोब का निर्माण। ग्लोब का निर्माण किया गया मार्टिन बैहम के द्वारा। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम के द्वारा। किनके द्वारा? मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम। चलिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, जानना जरूरी है। मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अनेक्जीमेंडर। उसके बाद है ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। मानचित्र बन जाने से किसी भी जगह के या किसी भी स्थान के बारे में जानकारी लेना आसान हो जाता है। तब मानचित्र बना दिए कौन? अनेक्जीमेंडर। और ग्लोब का निर्माण किनके द्वारा किया गया? मार्टिन बैहम के द्वारा। इतने लोगों ने बाबू भूगोल में अपना योगदान दिया है, और भी लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन ये लोग कुछ खास रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो भूगोल में हम लोग पहले तो समझेंगे कि भूगोल पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी से पहले थोड़ा हम चलते हैं सौरमंडल के बारे में, क्योंकि पहले पृथ्वी नहीं बनी है, ठीक है ना। पहले क्या बना है? अपना सौरमंडल। आखिर ये सौरमंडल है क्या? सौरमंडल, सौरमंडल किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में जान ले। तो सौरमंडल जो हम आसमान में देखते हैं, आसमान ऊपर देखते हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, ग्रह भी हैं, सब आसमान में दिखते हैं आपको, ठीक है ना। ग्रह जो है चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है, उससे प्रकाशित होता है। लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य का अपना प्रकाश है, लेकिन ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। तो सौरमंडल में अध्ययन करना है इन्हीं सबका। सौरमंडल है क्या? तो दिखाई देने वाले अदृश्य आकाशीय पिंड सौरमंडल कहलाते हैं, यानी जो हम देख पाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ अदृश्य भी हैं। अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देते। ब्रह्मांड जो है हमारा, सौरमंडल जो है, इसका विस्तार अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या कहा गया? समस्त दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड किस में आते हैं? सौरमंडल में आते हैं, ठीक है ना। सौरमंडल में, और सौरमंडल में क्या क्या है? जो हम देख भी पा रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहा है, वो भी सब किस में है? सौरमंडल में। जहां तक हमारी आंखें दिख पा रही उतना ही नहीं है सौरमंडल, उससे भी कहीं ज्यादा है। एक टॉलमी नामक विद्वान थे। कौन बाबू? टॉलमी। टॉलमी ने कहा, टॉलमी ने समझाया सौरमंडल के बारे में। उन्होंने कहा था कि बाबू सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है। सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, और बाकी जो ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। ग्रह उपग्रह तारे सब इसका, तारे तो चक्कर नहीं लगा सकते, ग्रह और उपग्रह बाकी चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी चक्कर लगाता है, किसका? पृथ्वी का। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, ठीक है ना। बाकी ग्रह और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर आए आपके एक और विद्वान, उनका नाम था कोपरनिक्स। क्या नाम था बाबू? कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने 1543 ईस्वी में बताया। कब बताया? 1543 ईस्वी में, कि बाबू ऐसा है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है। केंद्र में क्या है? सूर्य। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, और बाकी के ग्रह और सूर्य उसकी परिक्रमा करते। सॉरी, सूर्य तो परिक्रमा, सूर्य केंद्र में हो गया। परिक्रमा कौन करता है? बाकी के ग्रह, ठीक है ना, जिसमें पृथ्वी भी आपकी शामिल होती है। किनके द्वारा कहा गया? कोपरनिक्स के द्वारा। कोपरनिक्स ने क्या कहा था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। बहुत एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किनके द्वारा यह कहा गया कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, तो नाम याद रखना है टॉलमी। किनके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। फिर किनके द्वारा यह कहा गया कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, तो किसने कहा था? कोपरनिक्स ने। कब कहा?
1543 ईस्वी में। कब कहा था बाबू? 1543 ईस्वी में। यानी अपने अपने विद्वान ने अपना अपना मत दिया था, ठीक है ना। अब देखिए ये लोग अनुमान के आधार पर बताते थे, किनके आधार पर? अनुमान के आधार पर। फिर बाबू खोज हो गया टेलीस्कोप का। किसका? टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष का अध्ययन किया गया, यानी सौरमंडल का अध्ययन किया गया। तब पाया गया कि नहीं, केंद्र में क्या है? सूर्य है, और बाकी के ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। कब? जब टेलीस्कोप की खोज हो गई। टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने, ब्रिटेन के थे, 1805 ईस्वी में उन्होंने यह बताया कि जो ब्रह्मांड है हमारा क्या है? एक सीमित नहीं है, सीमा नहीं है इसकी। यह क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद विस्तारित होने का कारण क्या है? ठीक है ना। आखिर ये ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है? तो ब्रह्मांड का देखिए संगठन, हर एक चीज का क्या होता है? निर्माण से पहले उसका संगठन होता है। किसी चीज के निर्माण करने से पहले उसका संगठन तैयार होता है। जैसे सब्जी बनाया जाता है, तो सब्जी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं। सब्जी को धोते हैं, काटते हैं, मसाला तैयार करते हैं, सारे सामान एक साथ रखते हैं। वो हो गया संगठन। तब जा करके कहीं सब्जी तैयार होती है। तो उसी तरह क्या हो गया कि जो सौरमंडल है उसके कुछ संगठन है। ऐसे ही सौरमंडल का निर्माण नहीं हो गया। तो सौरमंडल के संगठन की बात करते हैं। सौरमंडल का संगठन, सौरमंडल का संगठन। तो सौरमंडल के संगठन में दो गैसों का बहुत बड़ा महत्व है। पहला है हाइड्रोजन। पहला क्या है? हाइड्रोजन। और दूसरा है हीलियम। नंबर 2 में आता है हीलियम। सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन का है और दूसरा है हीलियम। देखिए दोनों है क्या? जब रसायन शास्त्र में इनका अध्ययन करेंगे तो दोनों गैस रूप में है। किस रूप में है? गैसीय रूप में। हाइड्रोजन आपका क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, लेकिन यह किस रूप में है? गैसीय रूप में। हीलियम जो है, हीलियम का जब हम लोग रसायन शास्त्र में अध्ययन करते हैं तो हीलियम निष्क्रिय गैस में आता है। किस में आता है? निष्क्रिय गैस में। जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। कब? जब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में अभिक्रिया होगी तब। नाभिकीय संलयन में होता है कि बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन क्या है? थोड़ा जान लें। नाभिकीय संलयन है कि जब छोटे छोटे अणु मिल करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं तब इन्हें कहा जाता है नाभिकीय संलयन। विखंडन भी इसी पर है। विखंडन में थोड़ा सा चेंज होता है कि उसमें बड़े नाभिक टूटकर छोटे नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन संलयन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। तो सौरमंडल का संगठन हो गया हाइड्रोजन और हीलियम से। इनके संयोग से, यानी जब इनके बीच अभिक्रिया हुई, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तब जा करके क्या हुआ? ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनी और उसके कारण बहुत सारे तारों का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? तारों का। सबसे पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ है, तारे बाद में आए हैं, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रही और धीरे धीरे इन सब का कहा जाता है कि आज से तारा लगभग 10 अरब वर्ष पहले आया है, लगभग 10 अरब वर्ष पहले, ठीक है। तो ये रहे सौरमंडल के संगठन। तो सौरमंडल में ही आपका क्या है? सारे ग्रह हैं। कितने सारे ग्रह हैं? देखिए सौरमंडल में ग्रह से पहले समझते हैं ब्रह्मांड को। किसको? समस्त आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। सौरमंडल समझ में आ गया। सौरमंडल क्या था? दिखाई देने वाले अदृश्य आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब सौरमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। चलिए ब्रह्मांड में, अब देखिए ब्रह्मांड में क्या है? गैलेक्सी है। क्या है बाबू? गैलेक्सी। देखिए लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब। 100 अरब में एक अपना जो गैलेक्सी है इसका नाम है दूध मेखला। क्या नाम है? दूध मेखला। और दूध मेखला को कहीं मिल्क वे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिल्क वे के नाम से। तो इस मिल्क वे में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो उन 8 ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कहीं आपको एक जगह कंसाइज किया हुआ नहीं मिलेगा पुस्तक में, हमने इसको कंसाइज कर दिया है। एग्जाम में इससे
ये सब VVI टॉपिक है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। VVI टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आजकल का जो एग्जाम चल रहा है, बिहार दरोगा हो, यूपी के दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, खास करके, या बिहार सरकार का, राज्य सरकार स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती है, तो ज़्यादातर होता है सवाल उसमें आपका किससे रहेगा, सिविक्स से रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं राजनीति शास्त्र, ठीक है ना, या उसे पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, उनसे रहता है सवाल, और आपका ज्योग्राफी से सवाल ज़्यादा डाले जाते हैं। तो ये सब जानना जरूरी है, ये सब क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमने इसको कंसाइज कर दिया कि जगह कहीं पुस्तक में मिलेगा नहीं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं कॉपी में नोट कर ले, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या था, मिल्क वे या दूध मेखला, ठीक है। तो मिल्क वे में, दूध मेखला में हमारे जो अपना गैलेक्सी है, उसमें के केंद्र में क्या है आपका, सूर्य है। क्या है, सूर्य। और बाकी के ग्रह जो है इसके चक्कर लगाते हैं, ये तो अभी आपने जाना। बाकी के ग्रह क्या करते हैं बाबू, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। तो अब समझ में आया भूगोल शब्द का जनक कौन है, सॉरी, भूगोल शब्द दिया किसके द्वारा गया, भूगोल शब्द दिया गया एराटोस्थनीज के द्वारा। लेकिन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकैटियस को। किन्हें कहा गया, हिकैटियस को, ठीक है ना। फिर भूगोल को व्यवस्थित करने का काम किनके द्वारा किया गया, एराटोस्थनीज के द्वारा। तब उन्हें कहा गया व्यवस्थित भूगोल का जनक। मानव भूगोल का जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर हैं। गणितीय भूगोल के जनक कौन है, तो गणितीय भूगोल के जनक थेल्स व एनेक्जिमिंडर थे। थेल्स व एनेक्जिमिंडर आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय पढ़े हैं ना, 10th क्लास में मैथ में पढ़ना है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो इन सब का कहीं ना कहीं रिश्ता रहा है। आप भूगोल का जब अध्ययन करेंगे तो कहीं कहीं आपको गणितीय मामले भी दिखेंगे, कहीं कहीं भौतिकी से यानी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ मिलेंगे। फिजिक्स में भी सौरमंडल का अध्ययन होता है, समझ गए ना। तो आजकल देखे होंगे कि हवाई जहाज जो उड़ता है तो अक्षांश देशांतर का अध्ययन करता है, क्योंकि बाय रोड तो जाता नहीं है, हवा में चलता है। तो हवा में चलने के लिए अक्षांश और देशांतर, तो वो फिजिक्स को भी यानी भौतिकी को भी फॉलो करता है और भूगोल को भी फॉलो करता है, ठीक है। तभी वह जहाज उड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि भूगोल के बिना भैया फिजिक्स अधूरा है, ठीक है ना। भूगोल के बिना क्या है, फिजिक्स अधूरा है, और फिजिक्स के बिना भूगोल अधूरा है। कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, तो हमने जाना कि हमारी गैलेक्सी में यानी दूध, पूछेगा कि पृथ्वी किस गैलेक्सी में आता है, किस गैलेक्सी में है, या पृथ्वी की अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में मिल्क वे कहते हैं, मिल्क वे। कहीं कहीं यूनान में या कहीं अन्य देशों में इनको मिल्क वे के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पूछेगा सवाल कि पृथ्वी का अपना गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, दूध मेखला। देखिए पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, लगभग 100 अरब गैलेक्सी। अब समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ तक गया होगा। 100 अरब गैलेक्सी है, कितने अरब हैं, 100 अरब। अब उस 100 अरब गैलेक्सी का एक गैलेक्सी है दूध मेखला, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं 8 ग्रहों के बारे में। ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। आपको पता भी होगा। जैसे देखिए ग्रह कौन कौन है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार हम ग्रह के बारे में आपको बता देते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे देखिए ये आपका क्या है, सूर्य हो गया, समझ लीजिएगा। ये क्या है बाबू, आपका सूर्य है, ठीक है। अब इनसे डिस्टेंस के अनुसार, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बुध, क्या मिलेगा, बुध। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, इसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश नाम भी इसका जानना जरूरी है, ठीक है ना। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है, शुक्र को क्या कहा जाता है, वीनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीनस। पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, क्या कहा जाता है, जुपिटर। शनि को सर्टेन, अरुण को यूरेनस,
और वरुण को नेपच्यून। ठीक है ना। अंग्रेजी आजकल का जो सवाल है, देखिए एग्जामिनर जान चुका है कि भैया ये सब रटे हुए हिंदी में, इंग्लिश में घुमा के पूछ लेगा, यूरेनस दे देगा, नेपच्यून दे देगा, मार्स दे देगा, तो अंग्रेजी भी जानना जरूरी है। क्या क्या, बुध को हम लोग कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं मरकरी, शुक्र को यूरेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, पृथ्वी करें बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सर्टेन, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। देखिए अरुण और वरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी और वरुण ग्रह की खोज जोहान गैले के द्वारा, जोहान गैले। ऐसे अगर नहीं याद होता है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी आप पढ़ सकते हैं। अरुण हंसलई विलियम, वरुण गेलई मतलब जोहान जोहान गेले, अरुण हंसलई मतलब विलियम हर्शेल। अगर रटने से याद नहीं होता है तो कुछ अपना भी तरीका होना चाहिए उसको समझने का। ठीक है, सबका हमने अंग्रेजी नाम बता दिया। देखिए ये सब क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक है आपका बुध, इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस में आगे मतलब दूरी आगे हो जाता है शुक्र का, फिर दूरी बढ़ गया पृथ्वी का, फिर मंगल का, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये जो 4 ग्रह हैं 1 2 3 4, ये 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह, आंतरिक ग्रह। ठीक है ना। और इन 4 ग्रहों को कहा जाता है 5 6 7 8, इन चारों ग्रहों को कहा गया बाह्य ग्रह। कौन सा ग्रह कहा गया बाबू, बाह्य ग्रह। समझ गए, बाह्य मतलब बाहर और आंतरिक मतलब अंदर। अब देखिए इनको 2 भागों में क्यों बांटा गया है ये जानना जरूरी है। मिलेगा और नाम भी इनके मिलते हैं, जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह के नाम से। ठीक है ना, कहीं कहीं जोवियन भी मिलेगा और पार्थिव मिलेगा। जोवियन और पार्थिव इन्हीं दोनों का नाम है। ठीक है ना। अब समझेंगे आखिर ये नाम क्यों दिया गया इन्हें, तो जान लेते हैं कि जो ये 4 ग्रह हैं यह ठोस रूप में है। किस रूप में है, ठोस रूप में। और ये बाहर के जो 4 ग्रह हैं किस रूप में है, गैसीय रूप में है। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, ध्यान से। इतना तोड़ के आपको डिटेल में नहीं दिया जाएगा कहीं, अब ध्यान से इसको समझिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये किस रूप में है, ठोस रूप में है। किस रूप में बाबू, ठोस रूप में। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये किस रूप में है, गैसीय रूप में। अब देखिए इन चारों पर तो जीवन संभव नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य गैस में जी नहीं सकता। ठीक है ना। अब है ये 4 जो ग्रह हैं आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये किस रूप में है, ठोस। तो इन चारों ग्रहों पर जीवन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर जीवन कहीं है तो पृथ्वी पर है। कहाँ है, पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर ही मानव रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर। यहीं पर जीवन संभव है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कुछ खोज किया कि भैया जीवन आगे अगर चलकर कहीं संभव हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है, तो वह आपका ग्रह है मंगल। क्या है, मंगल। अब देखें ये 4 ग्रह समझ में आ गए, 4 आंतरिक हो गए, 4 क्या हो गए, बाह्य ग्रह। ठीक है ना। आंतरिक ग्रह हो गए। आंतरिक ग्रह को क्या कहा जाता है, जोवियन ग्रह। क्या कहा जाता है, जोवियन। इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। इन्हें कहा जाता है पार्थिव ग्रह, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। जोवियन ग्रह में 4 आए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो ठोस रूप में है। बाह्य ग्रह यानी पार्थिव ग्रह में आ गए 4 ग्रह, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पूछेगा कि बृहस्पति ग्रह किस रूप में है, तो गैसीय रूप में है। शनि गैसीय रूप में है, अरुण गैसीय रूप में है, वरुण गैसीय रूप में है। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो है सौरमंडल में सूर्य के साथ क्या है, इनका अपना अपना ऑर्बिटल है, कक्षा है। ठीक है ना। अपने ही कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, चक्कर लगाते। आखिर कारण क्या है कि चारों 8 ग्रह आपस में टकराते नहीं हैं। होता है ना कि कभी कभी दौड़ रहे हैं तो टकराने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये 8 ग्रह आपस में नहीं टकरा रहे। इसका कारण, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। सभी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के साथ लगता है और सभी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है। ठीक है ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमने बताया थोड़ी देर पहले कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल।
तो देखिए ध्यान से, जो पिंड जितना बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना लगाएगा। जैसे पृथ्वी की तुलना, पृथ्वी और सेव के बीच की तुलना करते हैं तो पृथ्वी तो काफ़ी बड़ा है सेव की अपेक्षा, इसलिए सेव को टपका लेता है अपने नीचे। ठीक है, सेव को क्या कर लेता है नीचे। अगर कोई पृथ्वी से बड़ा होगा द्रव्यमान में तो वह क्या करेगा, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना। तो समस्त जो वस्तुएं हैं एक ऊंचाई के बाद पृथ्वी पर ही आते हैं। कारण क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल के साथ 8 ग्रह बंधे हुए हैं और सबका अपनी अपनी कक्षा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाएगा। सूर्य के निकट जितना आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। दूरी अगर बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा और दूरी अगर घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। जैसे दो वस्तुएं हैं, अब इतनी दूरी पर रखे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, और एक दो वस्तु इतना नज़दीक में रखे हैं तो अब इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करिए तो जो नज़दीक होगा वस्तु वह क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा लगाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। और जो वस्तु में द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस बड़े छोटे वाले को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब इतना डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल कम लगाएगा। पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल को किससे डिनोट किया जाता है, फोर्स है, क्या है, एक प्रकार का बल है। ऐसे तो बल बराबर पढ़े होंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m में पढ़े हैं ना फिजिक्स में, F बराबर m में पढ़े हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है। फार्मूला कभी ना कभी पढ़ाया होगा आपको, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा इससे हट के आते हैं, थोड़ा सा इस विषय से। G क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। कैपिटल G जो होता है वो आपका होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक। अभी दिया गया किसके द्वारा, कैवेंडिश के द्वारा, कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, कैवेंडिश के द्वारा। पूछता है सवाल बाबू, पूछता है भारत नहीं, पूछता है सवाल। गुरुत्वीय स्थिरांक किसके द्वारा दिया गया, कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन गैस की खोज इन्होंने ही की थी, किन्होंने, कैवेंडिश ने, भी ध्यान रखना है। हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, ठीक है ना। चलिए उसके बाद m1 क्या है, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान है भाई, पहली वस्तु का द्रव्यमान। और m2 क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। थोड़ा सा जानना जरूरी है, जानकारी। देखिए पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ाई को ऐसा हीमोग्लोबिन बनाइए ना, हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, हीमोग्लोबिन में सारे चीज़ें रक्त में मिल जाते हैं, हीमोग्लोबिन एक दूसरे से। उसी तरह पढ़ाई को ऐसा कनेक्ट कीजिए कि एकदम दिमाग में बैठ जाए। रटने से कुछ नहीं होता, समझना है। किसी भी विषय को समझना जरूरी है। रटने से आप आज रटे, 2 दिन के बाद आप उसको भूल जाइएगा, लेकिन समझ लीजिएगा तो ताउर आपको याद रहेगा। जी क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक, किसके द्वारा दिया गया, कैवेंडिश के द्वारा। m1 क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, और m2 क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। और ये d क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर दूरी बढ़ाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। कारण है कि देखिए इनवर्स में है ना, बट्टा में है, तो जितना इसको बढ़ाइएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल F है वह क्या होगा, कमेगा। देखिए यह क्या है, इनवर्स है, F का इनवर्स है डी स्क्वायर। तो इसको जितना अगर हम बड़ा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कमेगा, क्या करे, होगा, कमेगा। और जितना दूरी कम कर दीजिएगा वो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। अब G का मान क्या होता है, 6.67 गुने 10 के पावर -11, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। यही कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है ना, याद रखना है। और एक छोटी जी होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8। यह दिया गया किसके द्वारा, न्यूटन साहब के द्वारा। किन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। अब ये जी और ये दोनों जी में क्या अंतर है भी जान ले।
तो किसी भी वस्तु के साथ आप उसको कहीं भी ले जाइए, कैपिटल जी का मान उसके साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर होगा, लेकिन जी का मान क्या होता है, घटता बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे जैसे दूर भाग रहे हैं तो जी का मान क्या होगा। हाँ, अब उसमें भी समझना है कि पृथ्वी से जा रहे हैं कि विषुवत रेखा से जा रहे हैं, समझ गए ना। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे फिजिक्स में, ठीक है ना। इतना आपको जानना जरूरी है। अब ये क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो 8 ग्रह हैं यह अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के साथ, सूर्य के साथ क्या है, इनका रिश्ता है, इसी के कारण ये आपस में टकराते नहीं हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा हमने आपको समझाया है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा टोटल 8 ग्रह के बारे में। चलिए अब देखिए, जो हमारा बुध है वह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये भी ध्यान देना है। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है ना। अब है कि सबसे गर्म ग्रह बात हो जाती है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो भाई देखने से तो लग रहा है कि सूर्य के निकट बुध है। अरे भाई, जो चूल्हा के पास बैठा है उसी का ना शरीर गर्म होगा। अब हम चूल्हा से दूर बैठे हुए हैं तो हमारा शरीर कहाँ से गर्म। लेकिन अब ध्यान दीजिए, तो चूल्हा से नजदीक बैठा हुआ है बुध, लेकिन सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। कौन होता है बाबू, शुक्र। ऐसा क्यों, लेकिन चूल्हा के पास तो बैठा था बुध, लेकिन गर्म कौन हो गया, शुक्र। कारण क्या है, तो देखिए सभी जो ग्रह हैं इनका अपना अपना वायुमंडल है। क्या है, अपना अपना वायुमंडल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बिना वायुमंडल के कोई भी ग्रह नहीं है। अपना वायुमंडल के कारण बुध का अपना वायुमंडल है, शुक्र का अपना वायुमंडल है। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, हमारे शरीर से उत्सर्जित होने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जानलेवा तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि तापमान में वृद्धि कर देगा। क्या कर देगा, तापमान में वृद्धि, क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा यानी गर्मी, गर्मी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो गर्मी आकर्षित होगा, अब जहाँ पे केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो तो गर्मी को क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा। यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें विकिरण जो निकलता है उसको क्या कर लेगा, यहाँ अवशोषित कर लेता है। और विकिरण को अवशोषित कर लेने से यह काफ़ी गर्म हो जाता है। जैसे अब आप देख लीजिए, चूल्हा के पास नज़दीक में एक क्या कीजिए कि लकड़ी का गत्ता रखिए और थोड़ा सा पीछे दूरी कर करके लोहा रखिए। लकड़ी के गत्ता को हम समझते हैं क्या, मान लीजिए कि वह बुध ग्रह है। क्या है, बुध, उसको आगे रखना है और लोहा को थोड़ा सा पीछे रखना है। वो हो गया आपका लोहा शुक्र। अब दोनों को थोड़ी देर देखें, छोड़ दें वहाँ पे, फिर देखें दोनों को छू करके गर्म कौन है। तो क्या कौन सा प्राप्त होगा, गर्म सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, लोहा। कौन हो जाएगा, लोहा। कारण क्या है, दोनों देखिए, लकड़ी को हमने बुध माना है, लोहा को शुक्र माना है, ठीक है। तो ऊष्मा अवशोषित करने का क्षमता किसमें ज़्यादा था, लोहा में। लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित कौन कर लिया, लोहा। तो जो अवशोषित करेगा जाहिर सी बात है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, 78%। जानते होंगे कितना, 78% यानी 78। 21% में ऑक्सीजन है, पृथ्वी का बात कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बाकी में अक्रिय गैस भी आते हैं। चलिए